अर्चक संघ को ले गए, वहाँ प्रखंड स्तर, जिला स्तर और राज्य की राजधानियों में, दिल्ली और पटना में कई बार, लखनऊ में भी कई बार अपनी शिक्षा संबंधित जो मांग है, जो देश के हित में है, आप सुन रहे हैं कि देश में एक सेक्टर होना चाहिए, देश में एक तक होना चाहिए और लागू हो गया। अर्चक संघ का शिक्षा आंदोलन। शिक्षा कहते हैं समाज बनाती है, देश बनाती है और देश की रीढ़ की हड्डी होती है शिक्षा। जिस देश में समाज शिक्षित नहीं होगा वो देश रसातल में जाता है। और अर्चक संघ कहता है कि समाज में जब समता की भावना चाहिए, सबको समान अवसर चाहिए, तो शिक्षा में भी समान अवसर होना चाहिए, शिक्षा समान होनी चाहिए। इसी विषय को लेकर लगातार ये लड़ रहे हैं और ये लड़ाई अभी नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है और इसको दशकों हो गए इस लड़ाई को लड़ते हुए। और अब ये कह रहे हैं नई शिक्षा नीति आ गई, लेकिन ये कह रहे हैं कि चाहे वो राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे वो चपरासी का बच्चा हो, सबको शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। बहुत सारी मांगे हैं। शिक्षा हम जानते हैं जैसे केंद्र और राज्य का विषय होता है, तो उस पर भी ये केंद्र के विषय की बात कर रहे हैं। बहुत गहराई से इन्होंने कहा है, शिक्षा पे काम किया है। सबसे पहले परिचय जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? शिव कुमार भारती। प्रोफेसर शिव कुमार भारती। प्रोफेसर साहब, आप तो एक अध्यापक हैं, आप प्रोफेसर हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, मास्टर जी भी क्या क्या आपको संबोधित करते हैं लोग। इतना बड़ा आपने बीड़ा उठा लिया, ये तो पूरा क्रांति हो जाएगी, तो पूरे देश में क्रांति हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ जितनी समस्याएं की जड़ तो शिक्षा ही है। पूरी सही समस्या। तो क्या क्या आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं आप, जिससे कि मतलब एकदम ये तस्वीर बदल जाए? अर्चक संघ राष्ट्र का विकास देखना चाहता है और जो आज के राजनेता हैं वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं करना चाहते, वो स्वयं अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय विकास के लिए अर्चक संघ ने ये उपयुक्त समझा कि शिक्षा प्रणाली अगर सही हो जाए तो राष्ट्र का समुचित विकास हो सकता है और जो तमाम समस्याओं से घिरा हुआ देश है उस समस्याएं भी समाप्त अपने आप हो जाएंगी। और अभी हमने ये समान और निःशुल्क शिक्षा का अभियान चलाया है। इसके बाद आज के प्रदर्शन के बाद इसको जन आंदोलन बनाएंगे, पूरे हर जगह पूरे देश में आंदोलित करेंगे जनता को, जिससे कि बात हो जाए सरकार इसको लागू करने को। इसमें लागू करने में कोई कठिनाई नहीं है, ना कोई धन आड़े आ रहा सरकार को, लेकिन सरकार की मंशा दूषित है। सरकार करना नहीं चाहती क्योंकि वो चाहती कि हमें और जनता में फर्क बना रहा है। आजकल लोकतंत्र की खाल में ये राजतंत्र चल रहा है, तो और यही कायम रखना चाहते हैं लोग। इसको अर्चक संघ अच्छा, एक बात बताइए मुझे, राइट टू एजुकेशन की बहुत बात होती है। 8वीं तक की शिक्षा ऐसा कहा जाता है कि फ्री है, सरकार गारंटेड है, ठीक है, 14 साल की उम्र तक। फिर आप क्या चाहते हैं कि राइट टू एजुकेशन का दायरा बढ़ाया जाए, 12 तक किया जाए, या फिर पूरा जो हायर एजुकेशन है वहाँ भी चला जाए? क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं? हमारा कहना ये है कि 8वीं तक की शिक्षा उन्होंने राइट टू एजुकेशन में लाई है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं है। अच्छा, कि सही तरह के विद्यालय हों, जो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को तमाम तरह के काम दे दिए जाते हैं और हमारा ये भी एक 10वीं तक शिक्षा अनिवार्य की जाए और इसके बाद भी जो बच्चे हैं उनकी रुचि देखी जाए और जहाँ जिसकी रुचि उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए 2 साल, और अगर आगे पढ़ना चाहते तो अलग बात। नई शिक्षा नीति में लगभग काफी सारी चीजें तो आ रही हैं, समावेशित हो रही हैं। क्या लग रहा है कुछ और, क्योंकि स्किल पर ज्यादा बात की जा रही है नई शिक्षा नीति में? नई शिक्षा नीति तो बिल्कुल बेकार है। अच्छा, बिल्कुल बेकार है। और एक तरह से जो आरएसएस चाहता है शिक्षा प्रणाली लागू करना, उसी का एक तरह से वो प्रारूप बनाया। लेकिन वो भी राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई शिक्षा राज्य और केंद्र का विषय है। तो जो आप तो बात लगभग सेम ही कर रहे हैं, लेकिन मंशा में फर्क है क्या? हाँ, नहीं, वो कह रहे कर क्यों नहीं देते? क्योंकि केंद्र में सरकार है इतने सालों से, तो राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करते थे? केंद्र का विषय भाई इतना महत्वपूर्ण चीज है, उसको केंद्र का विषय होना चाहिए। तो राज्यों पर डाले हुए, राज्य अपनी तरह से चला रहे, तो अगर उनकी कहते हैं तो
करने में क्या कठिनाई, केंद्र को तो कोई कठिनाई नहीं। बोर्डों में आपस में खींचतान है, कहते हैं सीबीएसई बोर्ड अलग चलाता है पाठ्यक्रम, वो चलाता है, जो बाहर के बोर्ड है उनको बड़ा मुश्किल हो जाती है उनके यहाँ दिल्ली में एडमिशन लेने में, और कहते हैं सिलेबस भी अलग अलग है, बहुत सारी अनियमितताएं, तो क्या इससे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, कई तरह के बोर्ड चल रहे हैं और जब प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर सेट किए जाते हैं तो ज्यादातर केंद्र से सीबीएसई बोर्ड के लोग उसको सेट करते हैं, तो राज्य पिछड़ जाते हैं इसमें। हाँ तो अपने वो सिलेबस से ले लेते हैं, जो राज्यों का सिलेबस उससे नहीं होता है तो वो लड़के प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं आ पाते। बहुत सारी बातें, कुछ और कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहते हैं कि हम तो पूरा इसको जन आंदोलन बनाना चाहते हैं कि जनता आंदोलित हो जाए तो आने वाली पीढ़ियों का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा और बहुत भव्य राष्ट्र बनेगा। सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ, देखिए बहुत सारी, आप तो कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक आपकी पहुँच है, कानूनी रूप से कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, तो उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन, क्या मतलब इसमें सुधार होना चाहिए, क्या इसमें और चीज़ें जुड़नी चाहिए? पहली बात तो शिक्षा एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, और फंडामेंटल राइट्स होने के नाते देखिए जिस तरह संविधान में समता समानता की बात कही गई है, गांव के स्कूलों में किताबें अलग पढ़ाई जाती हैं, कस्बों में या दूसरे राज्यों जिलों में अलग पढ़ाई जाती हैं, दूसरे राज्यों में अलग पढ़ाई जाती हैं, और अलग अलग बोर्ड्स हैं, तो जब अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो अलग अलग किताबें पढ़ने से सब में समान तो ज्ञान तो होगा नहीं, वहाँ सुविधाएं नहीं है। 1833 के पहले लॉर्ड मैकाले शिक्षा के पहले भारत की जो शिक्षा थी व्यावसायिक शिक्षा थी, रोजगार परक शिक्षा थी, तो यहाँ कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। यहाँ डिग्री घर से ही ट्रेनिंग दे जाते हैं। यहाँ डिग्री कितनी भी ले लो, जैसे मैं हूँ 8 विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, PhD डीलिट किया हूँ, JNU से डीलिट किया हूँ, लेकिन मुझे प्रोफेसर तक में इंटरव्यू तक नहीं बुलाया। इंटरव्यू तो देने थे चाहिए, मैं फर्स्ट डीलिट हूँ JNU से, उसके बाद इतने, तो ये हालत है। मैं फौज में अफसर रहा हूँ, मैं 88 में फाइटर पायलट में सेलेक्ट हुआ था और इन्होंने मेरे साथ में बड़ी ज्यादती करी। उसके बाद मैंने नेशनल सिक्योरिटी पर 93 में PhD कर डाली, मेरी 3 किडनी थी, 2 निकाल ली, 1 किडनी में जिंदा हूँ 88 से, और तमाम सारी बीमारियां कर दी नेग्लिजेंसी से। फिर मैंने PhD कर डाली नेशनल सिक्योरिटी पर। तब मैंने सरकार को सुझाव दिया हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, हायर डिफेंस मैनेजमेंट पर, कि जो सरकार का बजट है अभी उस समय 0.80 GDP था, अब 1.3 GDP है। हमने कहा सरकार अगर 3% GDP कर दे तो जितने भी देश में बेरोजगार है 10वें 12वें और इंटरमीडिएट BA MA PhD तक सबको बेरोजगारी का भत्ता मिल सकता अन्य विदेशों की तरह, या तो रोजगार मिले, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। हमने कहा था कि हमने फार्मूला बताया था कि डिफेंस का इस सिस्टम को इस तरह कर दिया जाए, अंग्रेज सिस्टम हटा दिया जाए तो 35 से 40% बजट यहाँ पर बच सकता है, देश के विकास में लगाया जा सकता है। ये आजकल कोई वैज्ञानिक शिक्षा नहीं है। अगर US और UK की किताबें देख लो तो वो किताबें वहाँ कक्षा 6-7 में पढ़ाई जाती हैं, वो हमारे BSc में पढ़ाई जाती हैं, वहाँ डायरेक्ट BSc के बाद PhD होती है, हमारे MSc भी है, लेकिन वो किताबें हमारा बच्चा BSc में पढ़ता है, तो वही किताबें जो हमारे बच्चे शुरू में दूसरी किताबें पढ़ाते रहते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं लगता। तो इसीलिए आज हमारे देखिए आज़ादी के 77 ईयर बाद हमारे भारत कोई नोबेल पुरस्कार नहीं लाए। इतने IITs हैं, इतने इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, एक नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं आया? क्योंकि इनमें दोष है, ये सिर्फ देख के काम करते हैं। तिलक वाला तिलक को देखता, मूछ वाला मूछ को देखता, तराजू वाला तराजू, लेखने वाला लेखने देखता है, देख लेता कौन सी जाति का है क्या नहीं है, उसी हिसाब से वो बिहेव करते हैं। मैं एक IIT की बात बता रहा हूँ, IIT में प्रोफेसर एनर्जी स्टडी में प्रोफेसर मिश्रा था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की मीटिंग थी आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि SC ST के बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, उनको फेल करते रहो, अगर कोर्ट के थ्रू जाएंगे डिग्री दे देंगे पढ़ने नहीं देंगे। तो बताइए देशभक्त लोग हैं, ये सोच बहुत खराब है। इस तरह के गद्दार लोगों को नौकरियां दे रखी है, इस तरह की सोच वालों को नौकरियां दे रखी है, तो शिक्षा का कैसे विकास होगा, देश का विकास कैसे होगा? हमारा मतलब सिर्फ यही है कि देखिए मैं फौज में था तो हमारे बच्चों ने सेंट्रल स्कूल के CBSE बोर्ड से पढ़ा,
लेकिन वही हम गाँव से पढ़े हैं तो हमने प्राइमरी स्कूल में अलग शिक्षा पढ़ी, तो उनकी शिक्षा हमारी शिक्षा में धरती आसमान का अंतर है। पहले अगर तो एक ही शिक्षा होना चाहिए, एक ही शिक्षा होना चाहिए, एक ही सिलेबस होना चाहिए। एक ही जब सिलेबस होगा तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी बच्चों को कंप्लीट करने में। और उनको जो है जिस तरह विदेशों में, यूरोपियन कंट्री में बच्चा 10th पढ़ लेता है तो उसको जॉब दे दिया जाता है, जॉब करिए नहीं तो आप अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता लीजिए। यहाँ भारत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ प्रदर्शन करने जाते हैं, लट बजा देती है, अपना अधिकार भी नहीं मान सकते। करके भी बेरोजगार है। मैं PhD डिलीट किए हूँ, मुझे लोगों ने नहीं घुसने दिया, मेरी वाइफ को इंटरव्यू नहीं रिजेक्ट कर दिया। कल भी प्रदर्शन कर रहे थे तो लोग, वही ऐसी सब बातें पॉलिसी है, पेपर लीक होता है, तमाम तरह तो की। इस तरह इन्होंने एक अपना सिस्टम अपने लोग बिठा रखा है। जैसे एक प्रोफेसर विनय पाठक है, महाकरप्टेड आदमी है, इग्नो के VC बनने उसका कहीं नाम नहीं था, लेकिन नंबर नाम डलवा लिया। वो व्यक्तिगत तो खैर नहीं व्यक्तिगत नहीं है, वो आदमी वहाँ आकर भी करप्शन करेगा, उस पर जांच चल रही CBI वगैरह, तो ऐसे लोगों का जांच चल रही है, उसको पनिशमेंट भी मिला है। लेकिन वो व्यक्ति यहाँ पर उसने अपना BCM जुगाड़ा लगा लिया, अपना जबरदस्ती नाम डलवा लिया, तो वो बैठ कर यही काम करेगा। मतलब सिफारिशें चलती हैं, सिफारिशें चलती हैं। वो खुद PhD नहीं था, नकली PhD उसने जमा करी है, समझे, नकली PhD VC बना बैठा है। सही आदमी को मौका भारत में नहीं मिल रहा है। सही मौका तब मिलेगा मानी जब समान शिक्षा होगी और समानता से पेश किया जाएगा, रोजगार परक शिक्षा होगी, लोगों को बराबर ट्रीट किया जाएगा। अगर सरकार देश का बजट में 3.2% GDP शिक्षा पर ला दे तो देश में जितने गैर मतलब अनएम्प्लॉयड हैं उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जा सकता है। 6,000, 7,000, 8,000, 12,000 होने से शिक्षा में कैसे बदलाव होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर भी बजट दूसरी जगह एडजस्ट किया। GDP की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, GDP में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। आप अलग अलग एलोकेशन करते हो तो 0.1 सब जगह काट दो, उसको शिक्षा में डाल दो, शिक्षा में डाल के किया जा सकता है, किया जाता है। मैं तरीका बताऊंगा ना, इच्छा शक्ति की लेकिन जरूरत हमारी को सुनने वाला नहीं है, मेरी को सुनने वाला नहीं है। इसीलिए अभी जल्दी से ही हम ये जैसे इन्होंने कहा है इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, बच्चों को पास कर दिया जाता है। क्वालिटी ऑफ जब एजुकेशन नहीं है तो बच्चे आगे क्या कर पाएंगे? यही तो रोजगारी करेंगे। अब एक बताइए, 1947 आजादी के बाद जो आदमी घास छीलता था वो यहाँ दिल्ली की बात क्या जाने, सुप्रीम कोर्ट में क्या जाने, उसको अधिकार नहीं पता है कि संविधान में से क्या क्या अधिकार मिले हैं, संविधान नहीं पता, संविधान नहीं पता, तो जो कह दिया जाता है वही बोल देते हैं। तो संविधान भी लगता है सबसे पहले पढ़ाया जाना चाहिए। संविधान पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। देखिए, संविधान में अधिकारों को लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से अधिकार मिले हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट है, कलेक्टिव राइट है, वुमेन्स राइट है, चिल्ड्रन राइट्स है। ऐसे करके 113 अधिकार लोगों को मिले हैं, लेकिन लोगों को अपने अधिकार ही नहीं पता है। किस अधिकार के तहत उनको ये अधिकार मिलना है, उनको जब अधिकार नहीं पता कौन दे देगा? ड्यूटी भी नहीं पता। मैं तो कहता हूँ बहुत सारी ड्यूटी भी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो सब चीजें अलग विषय है, लेकिन पहले अधिकार जाने, अधिकार के बाद में जब अधिकार जानेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे। सबसे पहली बात, भारत में कोई ज्यूरिस्ट नहीं हुआ है। ज्यूरिस्ट तब होगा जिससे भारत में कानून वाली बात है। कानून में भारत में, मैं सिंपल सी बात बता दूं, कानून में भारत में लॉ टॉट लागू नहीं है। बिना टॉट लॉ सिविल रॉन्ग होता है। टॉट लॉ लागू किए वे लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता है। ये भारत में सिविल लॉ टॉट लागू नहीं है। नंबर 2, फर्जरी पे कोई कानून नहीं है, झूठ पर। यहाँ झूठ बोलते हैं, कितना भी झूठ बोलो जी, बार-बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, अच्छा सेपरेशन ऑफ पावर से नहीं है। एक पुरुष सवाल है, देखो सिपाही होगा DSP की तरह एक्टिंग करेगा। एक किसी कलेक्टर के दफ्तर में पहुंच जाओगे, वो अपने समझेगा मैं SDM हूँ, है ना, वो एक्टिंग करेगा, उसे अपना पावर नहीं है, सब अल्ट्रा वायरस कर रहे हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं है। तो ये अपना अधिकार, इस पर इन्होंने कानून नहीं बनाया है। ऐसे ही फोर्जरी फ्रॉड पर कानून सही नहीं है। ऐसे करके तमाम है। नया BNS आया, उसपे भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई ज्यूरिस्ट भारत में है ही नहीं। इस पर सोचे, इतने बड़े बड़े वकीलों के नाम है, इस विषय पे 2 लाइन कोई लिखने वाला बोलने को तैयार नहीं था। नरीमन था, मरते मरते मर गया। राम जेठमलानी मर गया, टॉट पर एक भी शब्द नहीं बोला। पालकी वाला ने एक शब्द नहीं बोला, एक लाइन नहीं लिखा। किसी तरह का दबाव था? कुछ दबाव नहीं था। वो सिर्फ पैसे कमाओ, मोटी रकम लो, भोले भाले माल खाओ, पूंजीपतियों से पैसे लेते हैं, सिंपल सी बात है। और भोले भाले लोगों को कोई पूछता नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट 25,000 बोलने वाले को, भोले वालों को, हाँ समझ लो। तो इसलिए सबसे पहले लॉ पता होना चाहिए। अब जैसे भारत में फ्रॉड क्या हो रहा है, भारत में फ्रॉड ये हो रहा है कि इन्होंने ह्यूमन राइट्स लागू किया है। ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन से मिल करके दोनों साइन करके बाद में लागू किया 93 में, लेकिन उस ह्यूमन राइट्स को इन्होंने रेटिफिकेशन नहीं किया है। आप लोग रेटिफिकेशन नहीं जानते हो। अगर ह्यूमन राइट्स का रेटिफिकेशन हो जाएगा तो ह्यूमन राइट्स पर भी अपर हैंड फंडामेंटल राइट्स, फिर आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर
कर पाएगा, लोग जानते नहीं। मोदी जितनी विदेशों में जाकर संधियां करता है उसका रेटिफिकेशन नहीं होता, सब फर्जी फ्रॉड है। बिना रेटिफिकेशन हुए पार्लियामेंट में कोई भी चीज पारित होती है या साइन होता है, कुछ भी होता है, वो तो बोगस है, फर्जी है, बेकार है। लेकिन देश को मूर्ख बनाया जा रहा है कि इससे ये हो गया, उससे हो गया, हम यहाँ हो गए, कुछ संबंध बड़े बड़े करके सब हो रहा फ्रॉड। उसी की तरह बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, उसको कोई जांच करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अब जब देश के लोगों को अधिकार मिलेगा, जो शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जब जनता से आवाज उठेगी। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि कानून सड़क पे बनते हैं, मोहर तो विधानसभा संसद में लगती है। तो अगर जनता आंदोलित हो जाए अपने शिक्षा के अधिकारों को लेकर के, तो सरकार को बनाना पड़ जाएगा। इसीलिए हम खाली करो कि जनता आती है, ये नारा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जयप्रकाश की तरह हम लोग अभी 25 जून 75 में जो आपातकाल लगा था, अभी 25 जून को 50वां साल हो रहा है, हम रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं। उसी समय सब पूरी जयप्रकाश जी के टाइम पे अलग बात बताएंगे। मेन चीज है लोगों के राइट्स क्या है, लीगल राइट्स क्या है। वो इन लोगों का लीगल राइट्स है, लेकिन वायलेशन हो रहा है, लोग जानते नहीं है, किसको जाए। अब प्राइमरी के टीचर को अलग दूसरे काम दे दिए जाते हैं, जिसको काम मिल रहा है उनको काम ले करके वो तनख्वाह पैसा एडजस्ट कर लिया, उनको पैसा भी नहीं मिलता है, पैसा मिल जाए। टीचर को चुनाव में लगाया जाता है, बच्चे पढ़ाएगा क्या, पढ़ाते नहीं है। और पढ़ाते जो उसने काम किया उसका पैसा भी नहीं मिलता है। ये पैसा जो अधिकारी खा लेते हैं, गवर्नमेंट का पैसा खाया जा रहा है, लेकिन ठेके पे चल रहे हैं सारा। चल रहे सब। जैसे बड़े उत्तर प्रदेश की बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में सोसाइटी एक्ट के आधार पर स्कूल बने 1974-75 में इन्होंने कह दिया। तो ये सोसाइटी एक्ट पर स्कूल बन गए, टीचर भर गए, ऐड मिल गई, ऐड मिलने के बाद जो टीचर जो रिटायर्ड हो गए, भर्ती नहीं हो रही है। आप समझ लीजिए, आप जाइए किसी भी इंटर कॉलेज में एक आध टीचर होगा जो परमानेंट होगा, बाकी सब एडॉक 1000, 2000, 4000 पढ़ा रहे हैं। इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि परमानेंट हो जाएंगे, कि हमें हो सकता है सरकार जगह निकाले, हमको चाहिए अनुभव हो जाए। 2-4 हजार पर पढ़ा रहे हैं और वैकेंसी निकल रही है। तो बताइए ऐसी शिक्षा का लोग क्या करेंगे? जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उनका कोई योगदान नहीं है। ट्यूशन माफिया बढ़ रहा है, इसलिए कोचिंग सेंटर बढ़ रहे हैं। ट्यूशन माफिया, कोचिंग सेंटर बढ़ रहे हैं, लोग इसमें अंधी कमाई कर रहे हैं। मेन बात वही है। बहुत गहरी बात है। पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पॉलिसी के साथ इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन के साथ रेक्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, और इन सबसे बढ़कर शिक्षा की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होगे, अपना हक और अधिकार ले नहीं पाओगे, जान नहीं पाओगे। पहले जानो तभी तो लड़ोगे। अगर दिशा ही नहीं होगी, अगर लड़ने के लिए क्षमता ही नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगे, तो फिर गुलाम बने रहोगे। और फिर आजादी कोई आजादी नहीं है, फिर तो ये गुलामी है। क्योंकि शिक्षा है ना, आपको आजाद करती है। आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए? तो कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद।